हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। तो मेरा आपने पहला वीडियो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल M&M टॉपर्स क्लासेज पे जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिलेगा। और या नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं पहला वीडियो। मैं अपना पहला वीडियो मेजरमेंट पे बनाया हूँ और उसी उसी चैप्टर को मैं इस क्लास में भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सी जानकारी दे दी। उसमें बहुत ही चीज जो ऐसा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप उस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि उससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला है। तो आइए आप लोग पहले जा करके उस वीडियो को देखें, फिर आप सेकेंड वीडियो पे आए। क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा वीडियो तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, बहुत ही दिक्कतें हो सकती है। तो आइए आज हम फिर सेकेंड वीडियो में आप लोगों को मेजरमेंट को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पे क्या, SI उपसर्गों की सारणी। मतलब आज हम SI उपसर्गों की सारणी बताएंगे। कल मैं आधारी राशि व्युत्पन्न राशि जो बताना था वो हम बता चुके हैं। आप वो कल वाले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, SI उपसर्गों की सारणी। SI उपसर्गों की सारणी, SI उपसर्गों की सारणी आपको SI राशि जो होता है आधारी राशि, SI राशि में जो आधारी राशि का जो यूनिट होता है उसमें आपको इसका प्रयोग ज्यादा मिलेगा देखने को। जैसे आप नैनोमीटर, हेक्सामीटर ऐसे करके आप देखे होंगे। उसी प्रकार से इस सब का मान होता है। एक्सा का मान होता है, पेटा का मान होता है, टेरा का मान होता है, जीगा का, मेगा का, किलो का, हेक्टो का, डेका का, डेसी का, सेंटी का, मिली का, मैक्रो का, नैनो का, पीको का, फेम्टो का, एटो का। तो इस सब का मान होता है। इस सब का मान आपको जैसे एक्सा को 10 के पावर 18 होता है मान। एक्सा का 10 के पावर 18 होता है। पेटा का होता है 10 के पावर 15। पेटा का 10 के पावर 15 होता है। ये मान आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका मान पुट करना पड़ेगा। टेरा का होता है 10 के पावर 12। जीगा का होता है 10 के पावर 9। मेगा का होता है 10 के पावर 6। किलो का 10 के पावर 3। हेक्टो का 10 के पावर 2। डेका का 10 के पावर 1। डेसी का 10 के पावर -1। यानी यहां से आप इन्वर्स हो गया। डेका से डेसी से आइए आपका यहां से इन्वर्स हो गया। इन्वर्स में डेसी का होता है 10 के पावर -1, सेंटी का होता है 10 के पावर -2। ये सारा का वैल्यू, जैसे अगर आप मीटर में लाइएगा तो मीटर होगा, लीटर में लाइएगा तो लीटर हो सकता है, सेकेंड में लाइएगा तो सेकेंड हो सकता है। मतलब जिस चीज में जाइएगा, आधारी राशि जितना है जिस चीज में जाइएगा उसमें इसका प्रयोग होगा। इसका कोई फिक्स नहीं है कि जैसे दूरियों मापने में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे माइक्रो का 10 के पावर -6, मिली का 10 के पावर -3, सेंटी का 10 के पावर -2, नैनो का 10 के पावर -9, पीको का 10 के पावर -12। पीको का क्या होता है 10 के पावर -12। पीको का 10 के पावर -12। उसी प्रकार फेम्टो का होता है कितना 10 के पावर -15। 10 के पावर -15। और एटो का होता है 10 के पावर -18। क्या होता है 10 के पावर -18। तो अब इस सब का एक संकेत भी है। संकेत जैसे एक्सा को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। एक्सा को क्या किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल ई से। पेटा को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल पी से। पेटा को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल पी से। टेरा को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल टी से। टेरा को कैपिटल टी से। मेगा को कैपिटल एम से। जीगा को कैपिटल जी से। किलो को कैपिटल की से। हेक्टो को स्मॉल एच से सूचित किया जाता है। हेक्टो को किससे किया जाता है? स्मॉल एच से। हेक्टो को स्मॉल एच से। डेका को स्मॉल डी ए से सूचित किया जाता है। डेका को स्मॉल डी ए से सूचित किया जाता है। उसके बाद डेसी को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। डेसी को
स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। सेंटी, सेंटी को स्मॉल सी से सूचित किया जाता है। सेंटी को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल सी से। उसके बाद मिली, मिली को आप लोग जानते होंगे। मिली आप लोग को 9th 10th में भी यूज हुआ होगा। मिली, माइक्रो और नैनो ज्यादा यूज होता है, ज्यादा यूज होता है। तो मिली का तो आपको पता होगा। मिली का होता है 10 के पावर -3, तो ये याद रहता है। और एम, स्मॉल एम से सूचित, जैसे मिलीमीटर लिखते होंगे आप तो स्मॉल एम, मीटर का होता है स्मॉल एम, इसलिए आप लोग मिलीमीटर इस प्रकार लिखते हैं। आइए, उसके बाद मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू, आप लोग म्यू लिखते हैं, म्यू से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार नैनो, नैनो को स्मॉल एन से, नैनो को स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। पीको, पीको को स्मॉल पी से सूचित किया जाता है। पीको को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल पी से। फेम्टो, फेम्टो को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। किससे? स्मॉल एफ से। एटो, एटो का स्मॉल ए से। एटो का किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल ए से, स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। तो बच्चों आप लोग को ये टेबल आपको हर एक मतलब ज्यादा क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला है, जिसमें एक्सा, टेरा, जीगा, मेगा, हेक्टो, किलोमीटर, इस प्रकार है, इस प्रकार है, जितना भी रहेगा वो सारे कॉन्सेप्ट में आपको इसका प्रयोग हुआ, इस कॉन्सेप्ट का। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ना भूलें, और इस कॉन्सेप्ट को ना भूलने के लिए आपको पहले नोट्स बनाना पड़ेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आप यहाँ से पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आप इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको इतना टाइम तो अभी नहीं मिल पाएगा कि इस वीडियो में जो आप देख पाइएगा कि से इसको हम लिख ले कॉपी में इसी टाइम। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप इसको बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आप लिख लीजिएगा। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। फिर हम इससे आगे, इससे ही रिलेटेड आपको लंबाई पर, द्रव्यमान पर, समय पर, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ बतलाएंगे। तो आइए हम इसको पहले इरेज करते हैं। अब हम पहले लंबाई के अन्य मात्रा यानी लंबाई के इस उपसर्ग से रिलेट करके हम लंबाई को बतलाएंगे। तो आइए हम लंबाई के बारे में बतलाते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक में पहला क्या है? 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर, 1 एंगस्ट्रम बराबर आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। उसी प्रकार 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर क्या? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर। जैसे यहां देखिए आपको नैनो का हम क्या वैल्यू बताए थे? 10 के पावर
-9। नैनो का वैल्यू क्या बताए थे? 10 के पावर -9। और मीटर में है तो इसका मीटर हो गया मात्रक, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। इसी प्रकार आपको पूछेगा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, यानी माइक्रो। आपको बताए थे माइक्रो, क्या बताए थे बच्चों? माइक्रो। माइक्रो का वैल्यू कितना बताए थे? 10 के पावर -6। 10 के पावर -6 क्या बताए थे? 10 के पावर -6। और मीटर, मीटर का क्या होता है? मीटर। आपका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसको मीटर यानी अन्य मात्रक। इस अन्य मात्रक को हमको क्या करना है? ऐसा मात्रक में परिवर्तन करना है। अब नैनोमीटर है, नैनोमीटर तो ऐसा मात्रक है नहीं, उसको मीटर में चेंज करेंगे, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर दिए। आपको क्वेश्चन में जैसे कोई क्वेश्चन में नैनोमीटर का चर्चा होगा तो उसको अगर मीटर में आप चेंज करके आंसर लाना होगा तो आपको 10 के पावर -6 मीटर पुट करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप जैसे हम लिखाए थे 10-12 लिखाए थे, उस सबको आप याद रखिएगा और सबको इससे रिलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब होता है, सब पे ये यूज हो सकता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं समय से रिलेट करके। समय के अन्य मात्रक, अर्थात अन्य मात्रक जो होता है उसको हम किससे रिलेट करेंगे? एसआई मात्रक से। अन्य मात्रक को किससे रिलेट करेंगे? एसआई मात्रक से। अन्य मात्रक को क्या करेंगे? एसआई मात्रक से रिलेट करेंगे। जैसे पहला 1 पीको सेकंड, आपको पीको बताए थे, 1 पीको सेकंड, 1 पिको सेकंड बराबर कितना होता है? आपको पिको का वैल्यू बताए थे, 1 पिको। आपको पिको का वैल्यू बताए थे 10 के पावर कितना? 10 के पावर -12। आपको कितना बताए थे पिको का वैल्यू? 10 के पावर -12। आपको कितना बताए थे बच्चों? 10 के पावर -12। और सेकंड का क्या होता है? ऐसा मात्रक सेकंड ही होता है, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। आप इसी प्रकार आप दूसरा लिख सकते हैं 1 नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड, कुछ भी लीजिए। 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड इक्वल टू 1 मिली सेकंड में क्या होगा? 10 के पावर -3 सेकंड। 10 के पावर -3 सेकंड क्या होगा बच्चों? 10 के पावर -3, यानी मिली का क्या बताए थे? मिली का 10 के पावर -3 क्या बताए थे? 10 का पावर -3। और सेकंड का होता है सेकंड। 1 मिली सेकंड बराबर 10 के पावर -3। इसी पर 1 माइक्रो सेकंड बराबर 1 माइक्रो सेकंड बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है 10 के पावर क्या बताए थे बच्चों? 10 के पावर -6 क्या बताए थे? 10 के पावर -6। 10 के पावर -6 माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर -6। और सेकंड का क्या होता है? सेकंड। इसी प्रकार आप जितना भी लिखाए थे अन्य उपसर्ग, उस सब से आपको आप समय का रिलेट कर सकते हैं, सेकंड से रिलेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बाद हम जानते हैं किस पर? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर हम समझते हैं। किस पर समझते हैं? द्रव्यमान पर। आपको द्रव्यमान पर हम बताएंगे। पहला 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम या 1 लीजिए 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। माइक्रो का क्या होता है बच्चों? माइक्रो का 10 के पावर -6 क्या होता है? माइक्रो का बच्चों 10 के पावर 6। और ग्राम
ये ग्राम में है और ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम में इसको चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 किलोग्राम। आप लोग को पता होगा, क्या पता है कि ग्राम, 1 ग्राम बराबर होता है 10 के पावर -3 किलोग्राम। 10 के पावर -3 किलोग्राम। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 10 के पावर -9 किलोग्राम। अब अगर हम आपको डायरेक्ट लिखते तो आप कहते सर माइक्रो, माइक्रो का मतलब आप बताए थे 10 के पावर -6 और यहाँ 10 के पावर 9 कैसे हुआ। तो आप देखिए 10 के पावर 9 कैसे हुआ, 10 के पावर -6 तो माइक्रो का हुआ और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करना पड़ा। उसको गुना करने के बाद 10 के पावर -9 आया। तो आप इस चीज में मत फंसिएगा कि इसे 10 के पावर 9 कैसे आया। तो 10 के पावर 9 कैसे आया, तो यहां से देखिए, फिर आपको देगा क्या, 1 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम आपको 1 नैनोग्राम दिया। 1 नैनोग्राम बराबर होता है, कहता है नैनो का मतलब, नैनो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करते हैं। इसको गुना करने के बाद क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, 10 के पावर -12 किलोग्राम। क्या आएगा, 10 के पावर -12 किलोग्राम। इसी प्रकार आप सभी अन्य उपसर्गों से इसका भी रिलेट कर सकते हैं। तो और भी साथ जो है ऐसा मात्रक, मतलब ऐसा राशि, आधारी राशि, उसका मात्रक होता है ऐसा आधारी मात्रक, उस सातों मात्रक से इसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में इससे रिलेट करके आप बना सकते हैं या याद रख सकते हैं इसी प्रकार से। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों को अगर समझने में कोई दिक्कतें अगर हो रही होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। अगर फिर भी दिक्कतें हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको फिर से दूसरे लेक्चर में आपको बतलाएंगे इसके बारे में। तो आइए अब हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सार्थक अंक। क्या करने वाले हैं शुरू, सार्थक अंक। तो आइए हम सार्थक अंक शुरू करते हैं। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। आपको सार्थक अंक समझना है। सार्थक अंक ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यही नहीं, आप इंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज में जाइएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसमें भी इससे क्वेश्चन रहता है बच्चों, उसमें भी इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन। यानी आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसको पूरे अच्छे से दिमाग को शांत करके देखें, जिससे आप अभी नहीं, इसे आप सेमेस्टर में भी यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं भी पढ़िएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन बना करके ही आइएगा। तो आइए हम सार्थक अंक को समझते हैं। यह जो है राशि का निश्चित रूप को व्यक्त करता है। क्या, किस चीज को व्यक्त करता है, यह किसी भी राशि, कोई भी राशि है उसको निश्चित रूप को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, निश्चित रूप को व्यक्त करता है। तो यह जो है निश्चित रूप को व्यक्त करता है। इसका यूज, इसका जो रूल्स होता है, रूल्स उसका ज्यादा उपयोग होता है उसी का, क्योंकि इसका रूल्स ही है जो आपको उपयोग में आएगा और कुछ भी नहीं। आप इसका रूल्स अगर ध्यान में रख लिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसकी एक भी रति दिक्कत होने की संभावना नहीं है। तो आइए इसका रूल्स हम समझते हैं। सार्थक अंक के नियम।
सार्थक अंक का जो नियम है, नियम पहला क्या है बच्चों? पहला क्या है सार्थक अंक के रूल्स में? पहला है सभी अशून्य अंक क्या होता है? सार्थक होता है। अशून्य मतलब जीरो नहीं, मतलब 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक अगर कितना भी रिपीट हो वो सारा अंक सार्थक अंक कहलाता है। लीजिए क्या? सभी अशून्य अंक क्या है बच्चों? सभी अशून्य अंक। अशून्य मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं, आपको जीरो नहीं, यानी सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। जैसे में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5434, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक आपसे पूछेगा। सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक आपसे पूछेगा, इसमें सार्थक अंक आप चूज कर सकते हैं। पहला ये नॉन जीरो है, ये होगा, दूसरा नॉन जीरो, तीसरा नॉन जीरो, चौथा नॉन जीरो, यानी जितना नॉन जीरो है सभी सार्थक अंक होते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक है बच्चों? आप लोग बताएं कितने सार्थक अंक है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख ले, फिर आप इसके आगे इसका आंसर देखें, क्योंकि हम आपको इसका आंसर भी बता रहे हैं। तो इसमें टोटल 4, कितना? 4 सार्थक अंक है। कितना है? 4। इसमें कितना है बच्चों? 4 सार्थक अंक है। इसी प्रकार आपको बड़ा भी दे दे, आपको इतना बड़ा भी दे दे तो आप घबराइए मत, आप इसको सिर्फ देख लीजिए और इसके आगे बढ़िए। तो इसमें गिनिए कितना है टोटल संख्या? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना है? 10। इसमें सार्थक अंक आपसे पूछेगा तो कितना होगा? आप क्या बताइएगा बच्चों? 10। टोटल कितना है? 10 सार्थक अंक। कितना है बच्चों? टोटल 10 सार्थक अंक है। कितना है? 10 सार्थक अंक है। कितना है बच्चों? 10 सार्थक अंक है। अब दूसरा, अब इसके दूसरे रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके दूसरे रूल्स क्या है? ये जो है किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर 10 के घात से गुना अगर किया हुआ है तो 10 के घात उसका सार्थक अंक नहीं होगा। क्या होगा? 10 का घात उसका सार्थक अंक नहीं होगा। तो लिखते हैं 10 के घातों का गुणनफल सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या? 10 के घातों का गुणनफल सार्थक अंक नहीं होते हैं, अर्थात 10 के घातों का गुणनफल जो है उसका सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी 10 का घात कितना भी, 10 कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिए 6.25 जैसे ले लिए, 6.25 गुना में हम आपको दे दिए 10 के पावर एक भी दे या 2 भी दे या 5 भी दे लीजिए, 5 देते हैं, पहले 5 दिए। इसका आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, आपको 6.25 इंटू 10⁵ का अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ इसको देखिए, इसमें आप देखिएगा तो इसमें टोटल कितना है? 1, 2, 3, टोटल कितना है? 3 संख्या। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों? 3। टोटल कितना होगा? 3 सार्थक अंक। कितना होगा? 3 सार्थक अंक। 3 सार्थक अंक। 10 के घातों का गुणनफल सार्थक अंक नहीं होता, अर्थात 10 के घातों का गुणनफल सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप
ये 10 के पावर 5 लिए, कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो इसका आंसर टोटल 3 सार्थक अंक होगा। आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यहां पर मान लेते हैं बहुत ज्यादा ले लिए, जैसे 91 ले लिए, यहां घात में क्या है 10 के पावर 91, कितना है 10 के पावर 91, फिर भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कितना भी बड़ा है कितना भी बड़ा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं ये फालतू है, इसको आप यहां से उठाकर आप फेंक भी सकते हैं, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, यहां से गिनते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5, टोटल कितना होगा बच्चों 5 सार्थक अंक, टोटल कितना है 5 सार्थक अंक। आपको इस अभी तक आप लोगों को कितना रूल्स बताया है, 2 रूल्स, अभी इसके आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए हम इसको पहले रेज करते हैं, फिर नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ते हैं। अब इसके तीसरे नियम, इसके कितने तीसरे नियम क्या कहता है, तीसरा नियम जो है दो अशून्य अंक के बीच में अगर कितना भी शून्य अंक हो वो सब सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सार्थक अंक होते हैं। तीसरा क्या है, 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे में आप 5.040085 लिए, अब आपको पूछेगा इसमें सार्थक अंक के बारे में, तो सार्थक अंक टोटल कितना है, टोटल सार्थक अंक यानी 2 अशून्य अंक। आप देखिए यहाँ पे अशून्य अंक है, यहाँ पे भी अशून्य अंक है, आपको इस दोनों के बीच में एक शून्य अंक दिख रहा है, तो ये शून्य अंक भी जो है वो सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे बच्चों, ये भी सार्थक अंक होंगे। और फिर यहाँ देखिए यह क्या है, अशून्य है, ये भी अशून्य है, और ये अशून्य के बीच में 2 है, ये भी सार्थक है, यानी सभी जितना भी शून्य होगा सब। या फिर आप यहाँ भी देखिए, यहाँ है अशून्य, यहाँ है अशून्य, इसके बीच ये अशून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये 3 शून्य है, ये तीनों ही आपको सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे बच्चों, सार्थक अंक। तो इसका सार्थक अंक टोटल कितना होगा बच्चों, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है बच्चों 7। कितना सार्थक अंक होगा, 7, टोटल 7 सार्थक अंक। टोटल कितना है, 7 सार्थक अंक है। कितना है बच्चों, 7 सार्थक अंक है, टोटल 7 सार्थक अंक है। अब आपको हम दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल आपको जैसे दे दिया 4 1 5 2 4 6 0 0 8, आपको बीच में देखिए बहुत सारा शून्य दे दिया, 4 शून्य आपको लेके दे दिया एक साथ। तो आप सोचिएगा 4 शून्य होगा या नहीं होगा। आपको उससे पहले ये देखना है किसे उसके आगे पीछे क्या है, उसके आगे पीछे
अशून्य अंक है या नहीं? तो आप देख रहे हैं है, क्या है। तो आप फिर आप सोचिएगा फिर भी यहाँ पे 4 अंक है, तो आपको रूल्स क्या कहता है? 2 अशून्य अंक को के बीच, यानी 2 अशून्य अंक, हम क्या लिए? 2 अशून्य अंक लिए, उसके बीच क्या? सभी शून्य अंक, क्या? सभी शून्य अंक। यहाँ 4 है, 10 भी रहता फिर भी यहाँ रूल्स के हिसाब से सभी, यानी 4 शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, अर्थात ये चारों भी सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? चारों सार्थक अंक होंगे। तो देखिए इसमें टोटल कितना सार्थक अंक है बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना है बच्चों? 11 सार्थक अंक है। कितना है? 11 सार्थक अंक है। कितना? 11 सार्थक अंक। कितना है बच्चों? 11 सार्थक अंक है। कितना है? 11 सार्थक अंक है। अब हम रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर कितना? 4 पे। देखिए 4 नंबर रूल्स क्या कहता है? किसी दशमलव से पहले अगर अशून्य अंक नहीं है, क्या? किसी दशमलव ये हुआ, इससे पहले अशून्य, यानी अशून्य अंक नहीं है, यानी शून्य अंक, जो भी अंक होगा इससे पहले वो शून्य अंक होगा। तो शून्य अंक होगा तो इसके तुरंत बाद यहां पर वाला शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। इसके तुरंत बाद वाला शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक जो होता है वो सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? दशमलव अंक के पहले अगर अशून्य दशमलव अंक के पहले अगर अशून्य अंक नहीं हो तो दशमलव बिंदु के पहले अगर अशून्य अंक नहीं हो तो दशमलव के तुरंत बाद, क्या? तुरंत बाद वाले शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक क्या होते हैं बच्चों? सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे में यहां देखिए 0 पॉइंट, यानी ये क्या है? दशमलव बिंदु है, इससे पहले 0 हुआ, इसके अगर तुरंत बाद 0 है, 0 के बाद 4 5 8, आपको इसका पूछ दिया क्या? सार्थक अंक। इसमें आपको पूछा इसका सार्थक अंक बताइए, इसका सार्थक अंक बताइए। तो आपको इसका सार्थक अंक पूछेगा तो आप पहले देखेंगे दशमलव के तुरंत पहले क्या है? शून्य। दशमलव के तुरंत पहले क्या है? शून्य के तुरंत बाद भी शून्य है, दशमलव के तुरंत बाद भी क्या है? शून्य है। तो इस शून्य जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इसके बाद वाले जितने भी अंक है, इसके बाद वाले जितने भी अंक है, जितने जो भी आपको 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 100 रहे, वो सारा अंक क्या होगा? सार्थक अंक होगा। क्या होगा बच्चों? सार्थक अंक। आपको इसमें पूछा टोटल कितना सार्थक अंक है, तो आप बताइएगा कितना? टोटल 1 2 3, टोटल कितना? 3 सार्थक अंक है। 3 सार्थक अंक है।
इसी प्रकार से आपका दूसरा और भी एग्जाम्पल होगा, तो एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। 0.085641 यहाँ लीजिए, 4 की जगह पर 0 लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें आपको अगर पूछेगा सार्थक अंक, तो आपको सार्थक अंक पूछेगा तो आप देखिएगा दशमलव, क्या देखिएगा बच्चों, दशमलव। दशमलव के तुरंत पहले क्या है, शून्य है, यानी अशून्य अंक नहीं है, तो शून्य अंक है। तो शून्य अंक है तो आपको इसके पहले का तो कोई सार्थक अंक होगा नहीं, तो इसके तुरंत बाद आइए, तुरंत बाद क्या है, उसके तुरंत बाद भी शून्य अंक है, इसको भी आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा, इसको रिजेक्ट कीजिएगा। रिजेक्ट करने के बाद आप इसको देखिए टोटल कितना अंक बच गया, इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना बच गया, 6 में आपको एक और 0 लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आपको मन में होगा कि इसके बाद ही है, दशमलव के बाद के शून्य जो है उसको आपको सोचिएगा कि अति होगा, सार्थक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, तुरंत बाद वाला ही सिर्फ सार्थक नहीं होता है। और एक और रूल्स में क्या है, ऊपर इससे पहले बताए थे क्या, 2 अशून्य अंक यहाँ है, यही तो है, 2 अशून्य अंक के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 अशून्य अंक है, 2 अशून्य अंक के बीच में क्या है बच्चों, सार्थक शून्य है, यह शून्य क्या होगा, सार्थक होगा, इसलिए यह शून्य को भी हम सार्थक अंक में लेंगे। तो इसको टोटल कितना हुआ सार्थक अंक, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ, 6 सार्थक अंक। टोटल कितना हुआ बच्चों, 6 सार्थक अंक हुआ, टोटल कितना हुआ, 6 सार्थक अंक हुआ। तो हम अब इसके आगे बढ़ेंगे, तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके अगले रूल्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इससे अगले रूल्स की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला रूल्स क्या कहता है देखिए, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज कर लिए, तो अब इसके आगे देखते हैं अगला रूल्स कहता क्या है। तो देखिए इसका अगला रूल्स नंबर क्या है, 5। अब तक हम आप लोगों को कितना रूल्स बता चुके हैं, 4। अब यहां से 5 नंबर, ये सारा रूल्स इंपोर्टेंट है बच्चों, क्या है, इंपोर्टेंट है। तो आप इस रूल्स को ना भूलें, इस रूल्स को नोट्स में जरूर लिखें, क्योंकि यह रूल्स आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में भी यूज आने वाला है। क्या यूज आने वाला है, वहां भी इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। क्या 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसका, और इतना आसान टॉपिक है जो आप देख करके मार सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चों, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसका सिर्फ रूल्स याद रखिए और आप क्वेश्चन देखते मात्र ही मारिएगा। तो आप इसका रूल्स, एक रूल्स आप ध्यान में रखें। तो रूल्स नंबर 5 क्या कहता है, कोई भी दशमलव अंक है, उसके पहले अगर अशून्य अंक है, क्या अशून्य अंक है, तो सभी शून्य, उसके बाद के सभी शून्य अंक भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। उसके तुरंत बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक ही होंगे, किसमें उसको रिजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक हो, अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के, क्या दशमलव बिंदु
के तुरंत बाद के शून्य, तुरंत बाद के शून्य अंक भी क्या होते हैं बच्चों? सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। क्या है बच्चों? दशमलव बिंदु के पहले अगर कोई अशून्य अंक हो, दशमलव बिंदु के पहले अगर कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य भी सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सार्थक अंक। जैसे 8.0856 आपको हम एक एग्जांपल लेके बताएं तो इसमें देखिए, इसमें क्या है 8.0856, इसमें आपको पूछेगा सार्थक अंक कितना है। क्या पूछेगा बच्चों? सार्थक अंक कितना है। क्या पूछेगा? सार्थक अंक। तो हम आपको इसमें सार्थक अंक के बारे में बताते हैं। तो सार्थक अंक रूल्स क्या कहता है? दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक हो, यह दशमलव बिंदु है, इसके पहले क्या है? ये तो शून्य है नहीं, ये 8 है, 8 है तो ये शून्य तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, तो ये अशून्य अंक है। तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद क्या है बच्चों? शून्य है। ये शून्य भी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो अब हम इसका सार्थक गिनते हैं, टोटल कितना सार्थक अंक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितना है बच्चों? सार्थक अंक 5 है। कितना है बच्चों? 5 सार्थक अंक है। कितना है? 5 सार्थक अंक। टोटल 5 सार्थक अंक हैं। तो आप लिखिएगा 5 सार्थक अंक। आप सार्थक अंक को शॉर्ट में लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इंग्लिश में होता है तो उसको SF से सूचित कर सकते हैं, यानी 5SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। टोटल कितना? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। टोटल कितना? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी प्रकार से आपको अगर अगला एग्जांपल देता है, कोई लिख देता है क्वेश्चन, लीजिए इसमें बताइए कितना होगा। तो इसमें जैसे दे दिया 2.085041, आपको इसमें पूछेगा सार्थक अंक टोटल कितना है। क्या बच्चों? सार्थक अंक टोटल कितना है। तो आपको सार्थक अंक पूछा तो आप सार्थक अंक बताइएगा। क्या बताइएगा बच्चों? सार्थक अंक। तो आप किसी को समझा सकते हैं। देखिए सार्थक अंक, सार्थक अंक का एक रूल होता है। क्या होता है? कोई भी दशमलव है, दशमलव के पहले अगर कोई, दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य अंक है। क्या है? दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है। देखिए क्या है? अशून्य अंक। ये तो 2 है, 2 एक शून्य अंक है नहीं, तो ये अशून्य अंक हुआ। अशून्य अंक है तो दशमलव के क्या? तुरंत बाद, दशमलव के क्या? तुरंत बाद के शून्य, दशमलव के तुरंत बाद के शून्य, ये हुआ। यह भी क्या होता है? सार्थक अंक होता है। क्या होता है? सार्थक अंक होता है। तब आपको कोई पूछेगा ठीक है तो टोटल कितना होगा, तो आप बताए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आप 7 सार्थक अंक बता दिए गिन करके। क्या बताए बच्चों? 7 सार्थक अंक, टोटल 7 बताए। तो वो आपसे पूछा ठीक है, आप इस 0 के बारे में बताए किसे सार्थक अंक होगा। इस 0 के बारे में आप क्या कहते हैं? ये कैसे होगा सार्थक अंक? आप तो गिन दिए किसे सार्थक अंक होगा, कैसे होगा? तो आप फिर उसको समझाइएगा। देखिए एक और रूल्स होता है सार्थक अंक का, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। वो रूल्स क्या होता है? आप किसी को समझा सकते हैं। वो रूल्स होता है अगर 2 अशून्य अंक, ये देखिए 2 अशून्य अंक जो है इसके बीच के, 2 अशून्य अंक जो है उसके बीच के अगर जितना भी, एक ही नहीं, यहां पर अगर आपको 2 3 4 5 जो जितना दिया जाता वो सभी शून्य, 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य, सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। ये रूल्स है आपका। तो रूल्स के अनुसार 2 अशून्य अंक लिए, ये इसके बीच के शून्य क्या है? ये शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। आपका रूल्स ये चिकर के बोल रहा है। तो ये
इस रूल्स के हिसाब से ये भी होगा। तो आप किसी को इस प्रकार से समझा भी सकते हैं कि किस प्रकार से ये शून्य होगा, किस प्रकार से ये सार्थक होगा या नहीं होगा। तो आप ये रूल्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तभी आप किसी को समझा भी सकते। अगर आपको कारण पूछेगा तो तब आप समझा सकते हैं। फिर हम अगला रूल्स पे आते हैं। क्या बच्चों? अगला रूल्स नंबर 6। अगला रूल्स क्या कहता है बच्चों? अगला रूल्स कहता है किसी भी अंक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ते घटाते हैं तो उसका भी सार्थक अंक तो होगा। ये तो बात फिक्स है। तो आप दो चार अंक को लिए और उसको जोड़े, तो जोड़ करके आपको एक सार्थक अंक, उस जोड़ का सार्थक अंक बताना है। तो आपको 4-5 दे दिया, तो वो दशमलव में भी है या नहीं भी है। तो दशमलव में जो दिया तो उस दशमलव के बाद जितना भी रहेगा उसमें से दशमलव के बाद जिसका सबसे कम अंक रहेगा उतना ही अंक जोड़ने के बाद वाले में भी लेंगे। उससे ज्यादा हमको लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, क्या बच्चों? जोड़ते या घटाते समय किसी भी राशि के दशमलव बिंदु, क्या बच्चों? जोड़ते या घटाते समय किसी भी राशि के दशमलव बिंदु के बाद सबसे कम अंक, क्या? जोड़ते या घटाते समय किसी भी राशि के दशमलव बिंदु के बाद के सबसे कम अंक, दशमलव बिंदु के बाद के सबसे कम अंक जो होता है, जितने हैं उसमें से सबसे कम अंक जो होता है क्या? जोड़ते या घटाते समय किसी राशि के दशमलव बिंदु के बाद सबसे कम अंक जो होता है जोड़ने के बाद होता है। तो जोड़ने के बाद उसके सार्थक अंक में सिर्फ उतना ही अंक शामिल होता है। क्या बच्चों? उतना ही अंक शामिल होता है। जैसे आपको अगर दे दिया जोड़, क्या? 1.2 प्लस 1.854 प्लस 0.254 दे दिया आपको जोड़ने के लिए। तो आप इसका जोड़ेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? आप जोड़िए, 4 + 4 8। इसमें आप अपना मन से 2 जीरो बैठा सकते हैं जोड़ने वक्त, क्योंकि दशमलव के बाद के शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर उस शून्य के बाद अगर अशून्य अंक नहीं हो तब। तो देखिए, 4 + 4 8, 8 + 0 8 हुआ, 5 + 5 10 + 0 10 का 0 बचा हासिल कितना? 1 2 1 3 8 3 11 11 2 13 13 का 3 बच गया 1 बचा 1 1 2 1 3। आपको आया कितना? 3.308 आया। आपको पूछेगा इसमें सार्थक अंक
सार्थक अंक पूछेगा तो देखिए सार्थक अंक में आपको यहाँ जोड़ दिया है क्या 1.2 प्लस 1.854 प्लस 0.254 आपको दिया। अब आप देखिएगा इसमें रूल्स के हिसाब से जोड़ते हैं किसी भी राशि का दशमलव बिंदु के बाद सबसे कम अंक जो होता है यानी सबसे कम अंक दशमलव बिंदु के बाद देखिए इसका कम है या इसका तो आप इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद इसका एक ही अंक है। टोटल कितना है 1, इसका कितना है 3, इसका भी कितना है 3, टोटल इसमें इस दोनों में 3 3 है और इसमें 1। तो आपको सार्थक अंक में क्या लेना है बच्चों सबसे कम वाला 1 यानी दशमलव बिंदु के बाद एक ही अंक लेंगे। तो यहाँ देखिए आपको दे दिया इसको जोड़ करके आपको आया 3.308 इतना है। इसमें से आपको सिर्फ एक ही अंक लेना है सिर्फ यहीं तक लेना है। तो आप इस दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ रिजेक्ट कर सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 3.3 में सार्थक अंक आपको चूज करना है। क्या बच्चों सार्थक अंक चूज करना है। सार्थक अंक चूज करना है तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा 1 और 2 कितना होगा बच्चों 2। तो इसका कितना होगा 2 सार्थक अंक कितना होगा 2 सार्थक अंक होगा। तो चलिए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सोच रहे क्या इसका और भी रूल्स है या नहीं। तो अब आप लोगों को यही आपको सार्थक अंक का जो रूल्स है यहीं पे समाप्त होता है। क्या यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब आपका क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। आपका जो ये बैच है पॉलिटेक्निक बैच है। क्या कौन सा बैच है पॉलिटेक्निक बैच में हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं अभी मेजरमेंट मापन। वो आपका बैच का क्या नाम है पता है आपको। आपका बैच का क्या नाम है देखिए 0 to हीरो। क्या 0 to हीरो बैच 0 to हीरो। आपको इस बैच के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका 3 सब्जेक्ट रहता है एंट्रेंस एग्जाम का। वो तीनों सब्जेक्ट का 0 to हीरो यानी आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक बना करके छोड़ने का प्रयास है। हमारे सभी टीचर टीम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक मतलब आपको अगर आपको जोड़ नहीं आता वो जोड़ भी आपको बताएंगे। 1+1 क्या होता है 2। इस तरह से बेसिक से आपको हायर लेवल मतलब क्या हायर लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप लोग ज्यादा सोचे मत। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त लोग को जो आपके दोस्त एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे या भाई या कोई करीबी या रिलेशन में जो भी हो इसका तैयारी जो कर रहे हैं उन लोग को बताइए किसे M&M क्या M&M टॉपर्स क्लासेज क्या M&M टॉपर्स क्लासेज के अंतर्गत आपको क्या एक पॉलिटेक्निक का बैच आया। क्या पॉलिटेक्निक का बैच। उस पॉलिटेक्निक का बैच का क्या नाम है 0 to हीरो। क्या 0 to हीरो जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों पढ़ाया जाएगा। वो भी आपको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है फ्री में पढ़ा। और इतना ही नहीं आपको पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। क्या पीडीएफ शेयर वो भी कहाँ टेलीग्राम पे। क्या कहाँ टेलीग्राम आप टेलीग्राम चलाते होंगे। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिलेगा। आपको ग्रुप का नाम है M&M टॉपर्स क्लासेज। इस ग्रुप को आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको इसके अंतर्गत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इतना ही नहीं यह जो ग्रुप है यह ग्रुप आपको सेफ ग्रुप है। इसमें आपका नंबर कहीं शेयर नहीं होगा।
इसको इसका जो म्यूट कर दिया, मतलब क्या, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट म्यूट कर दिया गया। सिर्फ आपको पता चले कितना मेंबर है। जैसे अगर 100 मेंबर है तो आपको सिर्फ 100 मेंबर दिखेगा, लेकिन उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको दिखेगा नहीं। तो आप सेफ रूप से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने कहिए ज्वाइन होने के लिए, और पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो आ चुका है उस डेट से पहले सारे वीडियो कहिए देखने के लिए, क्योंकि हम डेली आप लोगों का एक यूनिट खत्म करने के अति में आपका 1 यूनिट पर डे खत्म होने का प्लान है। क्या? 1 यूनिट का मतलब टोटल एक तीनों चैप्टर में हुआ, तीनों सब्जेक्ट में हुआ, तीनों सब्जेक्ट में है 3 यूनिट आप लोग को पर डे पढ़ना है। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको क्वेश्चन भी करना है। क्या? क्वेश्चन भी करना है। तो क्वेश्चन भी इसी पे होगा, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, इसी पे आपको क्वेश्चन भी होगा। तो आप अपने दोस्तों को कहिए इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलने की संभावना है। तो चलिए हम अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग का तो एग्जाम भी नजदीक है, तो आप लोग पढ़िएगा भी ज्यादा। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।